Hi friends, what's up? Good morning. Welcome to Unacademy. Welcome to Unacademy. So today we are having a session on CA Final Equal or Revision. That's lesson number 8. Hi Rachit, how are you? Good morning. So अभी 1 घंटा क्लास स्पेशल पर है, फिर 1 घंटा क्लास यूट्यूब पे चलेगी. Hi Deepak. Hi BS. So today we wanna do the case studies. I hope you guys have started studying for your Eco Law and answers याद करना चालू कर दिया होगा आपने. Hi BS, how are you? दिल्ली कैसे है? ऑडिट बैच फॉर नवंबर 22 अभी तक तो कोई प्लान नहीं है, आएगा जनवरी के आसपास. अभी तो कोई प्लान नहीं है. मई 22 के लिए भी नहीं बेटा, अभी तो नहीं है. हाय कुशल, हाय बीएस. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आया, मतलब नहीं समझा बीएस. हाय प्रदीप. चलो ऑडिट बढ़िया. अभी लॉ ऑडिट की बातें नहीं करेंगे, अभी अपन इको लॉ की बातें करेंगे जो लोग इको लॉ दे रहे हैं. सो कुछ इश्यू हो गया था लैपटॉप में, मैंने मेरा डी ड्राइव भी फॉर्मेट कर दिया गलती से. वो उड़ गया पूरा, तो कल पूरा रिकवरी चला, इसलिए क्लास कल क्योंकि रिकवरी मोड पे था लैपटॉप. अभी सुबह बंद हुआ है रिकवरी. बहुत तकलीफ चल रही है अभी फिलहाल. सो अभी 1 घंटा अपन स्पेशल लेंगे बिकॉज आई शेड्यूल द स्पेशल क्लास एंड फिर बाद में लैपटॉप चालू हो गया तो फिर अपन उसको 11 बजे यूट्यूब पे लेंगे. सो L7 तक, ठीक है. L7 मतलब एवरी लेक्चर हैज 2 केस स्टडीज. तो हमने L7 मतलब 14 केस स्टडी मैंने करा दिया आपको. केस स्टडी डाइजेस्ट से 14 केस स्टडी करा दिए. दीपक यस यू कैन रेफर. कुशल एंड प्रदीप भैया फेमा करा देंगे, टेंशन मत लो. अभी L8 में हम करने वाले केस स्टडी 15 एंड केस स्टडी 16. फिर 11 बजे फिर करेंगे अपन यूट्यूब पे और 2-3 करा दूंगा आपको. फिर शाम को 5 बजे फिर है केस स्टडी का क्लास. हार्दिक विजय बाबू, चलो करें अपन. अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर ले. बहुत सारी क्लासेस फ्री, जैसे आज ये वाली क्लासेस फ्री है. एंड ask them to use the code ABSC to unlock the free classes. and अगर कोई प्लान लेगा for 10% ऑफ ऑल्सो. कुशल तेरा हो गया फ्री. 6 महीने पे 1 महीना फ्री, 12 महीने पे 2 महीना फ्री. फ्री फ्री बढ़िया है. तो केस 15 वी आर डूइंग. प्रदीप जी कह रहे थे सारे टॉपिक से. बेटा वो पढ़ा होगा ना आपने तो. बेटा अभी एग्जाम से एक दिन पहले क्या पढ़ा हूं मैं आपको. आपको कुछ डाउट तो पूछ लीजिए, मैं रिवीजन करा दूंगा. अभी अपन जब केस स्टडी डाइजेस्ट करेंगे तो टॉपिक अपने आप हिट हो जाते हैं अपने. जितना आप सॉल्व करोगे आपको आइडिया आ. जिन बच्चों ने सॉल्व किया केस स्टडी डाइजेस्ट उसमें है. ईसीबी, अबे ईसीबी का एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क का, छोड़ देना उसको यार, बाकी तो कंसंट्रेट कर. ईसीबी छोड़ अभी. नहीं, जो इतने 6 महीने में नहीं समझा होगा वो बेटा 2 दिन में नहीं समझ सकता ईसीबी की बातें. ईसीबी में जो कैलकुलेशन वाली बात है वो ध्यान से रखना बस. खाली जहां पर फिगर्स दे रखे वो या तो एमसीक्यू में कितना लिमिट अलाउड है, ठीक है, कितना वो एनआरआई इन्वेस्ट कर सकता है, वो वाले पॉइंट जहां पर. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. केस नंबर 15 कर रहे हैं. दिस इज L8 क्लास. यूट्यूब पे नहीं आ पाए बिकॉज मेरा लैपटॉप उड़ गया था. अभी ले रहे हैं अपन केस नंबर 15. 11 बजे फिर से मैं यूट्यूब पे लूंगा जहां पर अपन 17-18 करेंगे. फिर बाद में शाम को फिर क्लासेस जब अपन 19 मतलब 20-25 क्लास केस स्टडी हो जाएगी अपनी. बेटा डाउट एंड में लेता हूं मैं, अभी पहले ये करा देता हूं आपको केस 15-16. ठीक है, देखो व्हेन यू स्टार्टिंग केस, ठीक है, ध्यान रखना.
पहला दो पैरा होता है ना, वो टाइम पास होता है, पूरी स्टोरी गाते हैं वो लोग. लेट्स रीड इट. आपके पास भी बुक होगी, खोल के रखिएगा. Bindal Steel and Power Limited was incorporated in 2002. It engaged in exploration of iron ore and produces economical and efficient steel and power through backward and forward integration. ठीक है, backward and forward. BSPL's business operations span across the state of Chhattisgarh, Odisha, and Jharkhand in India, where it operates some of the India's most advanced steel manufacturing and power generation capacities of global scale. ठीक है. BSPL has created cutting-edge capacity to produce blah 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 of iron through a judicious mix of direct reduce iron. हमको क्या करने का, ये सब करता है वो. ठीक है. The company is installed finished steel factory blah 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 blah. बहुत सारा टाइम पास है. हमारे मेन कंपनी का नाम है BSPL, बिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड. ठीक है. अब BSP Mauritius subscribed 7 lakh shares of BSPL at $9 each, 6.3 million in 2002. Maybe it could be for investment वाला point. FEMA से कुछ हो सकता है. 7 लाख shares of BSPL at 9 each, $6.3 million in 2002. ठीक है. 7 9 60 तक वो सामने दिख रहा है. The parent company BSPL holds 56% shares in BSPL. ये मॉरिशस वाली जो कंपनी है holds 56% shares in BSPL. BSPL is also an associate of BSPL, अच्छा US की, which holds 27% shares of BSPL in. ठीक है. In 2009, the BSPL is planning for vertical expansions by diversifying from steel and power industry to automobile sector. BSPL, in order to meet expenses for working capital in relation to setting up factory in different locations, issued 6% debentures worth 80 million, which were listed on New York Stock Exchange. ठीक है. BSPL had applied for loan registration number for the purpose of loan through automatic route of RBI. तो FEMA दिख गया आपको सामने. BSPL submitted duly certified form ECB, which also contained the terms and conditions of loan in duplicate to the local branch of SBI Bank for obtaining LRN, loan request number. The debenture were raised in foreign currency and also repayable in foreign currency. Foreign currency. Raised also, repayment also. ठीक है. The parent company BSML subscribed to 60% debentures issued by BSPL. The foreign branch of SBI in US also subscribed 10% debentures issued by BSPL. ठीक है. The 6 months LIBOR pertaining New York Stock Exchange was 3%. And जो टैक्स उनको डिपॉजिट करना था, इंटरेस्ट इनकम एट द रेट ऑफ 5% ऑन बिहाफ ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑफ द डिबेंचर्स. ठीक है. तो यहाँ पर सामने दिख रहा है कि अपने को FEMA का ECB का कॉन्सेप्ट कुछ अट्रैक्ट हो रहा है. Now, BSPL is required to repay the loan in the span of 5 years. The repayment schedule is 25% in first year, 20 in second to 4 year. Okay, 45. अच्छा फिर सेकेंड टू फोर्थ, मतलब सेकेंड का, थर्ड का, फोर्थ का, तो 60% ये हो गया, 85% फर्स्ट ईयर में आ गया, मतलब 85 टोटल आ गया, एंड 15% इन द फिफ्थ ईयर. सो 25, 20, 20, 20 एंड 15. टेकिंग 360 डेज इन कैलकुलेशन, हमेशा 360 होती है जब अपन कैलकुलेशन करते हैं. एवरेज पीरियड ऑफ लोन कम्स आउट टू बी 3.2 years. ठीक है. After 1 month of issue of debentures, the board meeting was held to formulate the risk management policy of the loan. The board is of the opinion that the company BSPL is at the high risk of fluctuation in foreign exchange, and hence the board needs to hedge the principal portion of the debt by entering into a forward contract. ठीक है. Now paid up capital कितना है उनका, 7.5 million, face value 6 रुपया per share, reserves and surplus 8 million, out of which 5 were free reserves and 2.5 was securities premium, not included in reserves and surplus. ठीक है. एक सेकेंड, 8 मिलियन में से 5 मिलियन तो फ्री रिजर्व हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम 2.5 हो गया, 7 पॉइंट, आधा मिलियन कहाँ गया. One, the outstanding loan was 5 million in form of a rupee denominated bond provided by BSM in 2006, bearing a coupon rate of 4% per annum. ठीक है. आधा मिलियन गायब है यहाँ से, वो कहाँ गया पता नहीं. In 16, BSPL decided to expand its presence to several other states. Okay, the board of directors thought it would be a good move to set up more factories in state which BSPL want to create presence. Take care. To undertake this, venture finance was a prerequisite for this purpose. BSPL was not desirous of increasing its equity and decided to raise debt component in state. According to the management of BSPL decided for the loan, BSPL approached Uniform Finance Limited for this purpose. It submitted an application to UFL for requesting 100 crores as loan. ठीक है. UFL agreed to facilitate the lending as secured lending, ठीक है, to be repaid in 40 EMIs. 40 EMIs. BSPL accepted the condition and entered a loan agreement with UFL. BSPL handed over 40 post-dated checks. ठीक है.
40 EMI, 100 crore रुपया. UFL was a part of Uniform Industries Limited. The group had another known entity as Uniform Capital Limited. UCL also was involved in commercial finance and had a larger client base as compared with UFL. ठीक है, the group was decided merging UFL and UCL to further expand its client base under one umbrella in the name of UCL. ठीक है, merger चल रहा है यहाँ पर कुछ, तो शायद कुछ competition का होगा, कुछ combination की बातें होगी. The petition of the merger was under construction in the High Court and High Court approved the same. ठीक है. अब BSPL wanted to procure some infrastructure related material for setting up factories. It entered into an agreement with infra providers. अलग-अलग कंपनीज के नाम दे रखे. तो पहला आई थिंक ECB मतलब फेमा वाला पार्ट था, फिर ये मर्जर की बात है, शायद कंपटीशन की बात होगी, ये कुछ और आ गया. IPPL was renowned in the industry for providing good quality infrastructure relating material for building construction projects. ठीक है. BSPL and IPPL executed a procurement agreement. तो शायद ये कंपटीशन की बात होगी, which fleshed out the quality and quantity of material to be delivered, the logistics of delivery, the schedule of delivery, the tranches in which payment would be made. ठीक है. BSPL commenced the activities towards the new venture. IPPL started delivering the requisite materials to BSPL for setting up factories. However, BSPL was not convinced with the quality of material and withheld the payment of money to IPPL. ठीक है, तो यहाँ पर IB से कुछ attract हो गया अभी. So IPPL contested the same and sued BSPL in the court of law for non-payment of money. BSPL contention was the sense that material supply did not meet the specified quality. It was not liable to pay to IPPL for the same. ठीक है, IBC की बातें कुछ attract हो रही होगी यहाँ पर. Now BSPL was also taken a loan from in rupee denominated bonds from Bindal Steel Power USA Limited. So BSPL was a group and the loan was taken the arm's length interest. The repayment must be done by BSPL at a later date. ठीक है, तो ये लोन ले रखा था ये लोग ने इससे BSPL से US वाले एंटिटी से. Unfortunately, the market hit with depression and the economic conditions in the industry was impacted. BSPL suffered some losses which impacted the bank balance. As a result, the posted checks submitted were dishonored. UCL, as UFL got merged with UCL, was agreed and called for the arbitration proceeding for the matter. Blah blah blah. IPPL came to know about the situation of BSPL and उन्होंने application कर दी NCLT के लिए for CIRP, and then UCL also decided to file application for NCLT for the same. तो FEMA कुछ competition कुछ IBC attract हो रहा है. ठीक है, बेस क्या डाउट है? Deepa, good morning. Gayatri, yes, it is from Keshavi Digest. We are doing case study number 15. Hi Gaurav. Let's do the question. Abhi MCQ. For initiation of CIRP against BSPL, IPPL can file application to NCLT jointly with. ठीक है, अभी IPPL की बात है. देखो IPPL कौन है? जिसका उसने ट्रांजैक्शन किया ना. IPPL के उसने ट्रांजैक्शन कर रखी है. क्वांटिटी ऑफ मटेरियल मतलब वो हो गया ओसी वाला बंदा हो गया. हाय मोहम्मद. अब ये पूछ रहा है तो किसके साथ एप्लीकेशन कर सकता है? यूनियन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ, यूनियन इंडस्ट्रीज एंड मिनरल स्टील पावर यूएसए लिमिटेड के साथ, बीएसपीएल के साथ यूएस वाली लिमिटेड के साथ, एंड आईपीपीएल कैन फाइल एप्लीकेशन सोली ओनली एंड नॉट जॉइंटली. बताइए, आंसर कीजिए इसका. Whatever your answer is, please write. Wrong तो wrong चलेगा यार. थैंक्स मेरे भाई. आंसर दीजिए इसका पहले आप. मैं नीचे लिख लेता हूं. आप लोग, प्रदीप आप कहां से हो? गायत्री जी कह रही है बी. बाकी लोग गोविंद, प्रशंसा, अविनाश. दिस इज केस स्टडी नंबर 15. ओडिशा से आप. ओ क्या बात है. तो फर्स्ट का आंसर हम लिखते हैं डी. फर्स्ट का वी आर राइटिंग डी डी डी. ठीक है, ओके रचित. ओके, नाउ द COC कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स वुड कंप्राइज ऑफ. अब देखो कैसे सोचने का. COC में कौन आके बैठता है? अक्सर खाली FC आके बैठेंगे. तो जहां अभी तुमने IPPL को चूज किया एज एन OC, तो ये वाला ऑप्शन तो कट हो गया, सामने दिख रहा है क्योंकि ये तो अपना OC है. अब बचता है जिसने पैसा दिया होगा. पैसा कौन कौन दिया पहले ढूंढ लेते अपन. देखो एक तो यहाँ तुमको मिलेगा पैसा दिया इसने. BSPL है टेकन अ लोन मनी लिया किससे? BSPL USA लिमिटेड. तो मतलब एक तो ये हो गया है. तो ये ढूंढो ये कहाँ दिख रहा है.
तो ये मेरे को बी में दिख रहा है, ये मेरे को सी में दिख रहा है, तो मेरा डी कट हो गया, बराबर। अब एमएल मॉरिशियस वाला और यूसीएल वाला, मॉरिशियस से उसने कुछ लिया था क्या सर? उसने वो यूसीएल, वो जो मर्ज हो गया यूएफएल से, जो लोन लिया था फिर वो यूसीएल मर्ज हो गया, तो उससे तो पैसा लिया ही है। खाली अपने को देखने के मॉरिशस से पैसा लिया है क्या उसने खाली अभी? बताओ, मॉरिशस में कुछ है क्या? वो एफसी है क्या मॉरिशस वाली कंपनी? ये पैरा में मिलेगा आपको। नहीं, लग तो नहीं रहा। ठीक है, नहीं ना। अब इसका आंसर बता दीजिए, टू का आंसर बताइए। रचित डी कह रहे हैं। टू का आंसर डी। जे ने बी बोला है, बाकी लोग? बाबू, ऊपर क्वेश्चन में कुछ तो दिया ना, अरे कहाँ क्या चल रहा है? BSPL has taken a loan. BSPL taken a loan from in a rupee denominated bond from Bindal Steel Power Limited USA Limited. तो यहाँ पे तो लोन दिया है लोग ने, तो बी होना चाहिए मेरे ख्याल से, मतलब टू का बी होना चाहिए। आई मे बी रॉन्ग। टू का बी, तो पहला डी है फिर बी है, थर्ड। assume that there are no legal proceedings going on between IPPL and BSPL. ठीक है, मतलब ओसी ने कंप्लेन नहीं किया assume करो, and NCLT admitted the application filed by IPPL for initiation of CIRP against BSPL, but immediately thereafter IPPL and BSPL came to a satisfactory settlement. तो ये विड्रॉ वाली एप्लीकेशन की बात अभी, ठीक है। कॉन्सेप्ट, केस स्टडी में कुछ है नहीं, खाली कॉन्सेप्ट पर है। In such a case, an application to NCLT can be withdrawn by IPPL before its admission, subject to the approval of FC with the prescribed voting share. Okay, that's A. B option, can be withdrawn by IPPL with after its admission, subject to approval of COC with the prescribed voting shares. Okay, can be withdrawn at any time with the approval of NCLT by IPPL or COC with prescribed voting share. Cannot be withdrawn. Before its admission, subject to approval of FC with the prescribed voting share. Can be withdrawn after admission, approval of COC. वहां पर फाइनेंशियल क्रेडिट्स लिखा है, यहाँ पर COC लिखा हुआ है। Can be withdrawn at any time, subject to approval of NCLAT or COC with prescribed voting shares. Cannot be withdrawn. कुछ नहीं, कंफ्यूज क्या सेटलमेंट के थ्रू, खाली इतना बोलना क्या विड्रॉ कर सकते कि नहीं कर सकते। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है विड्रॉल विड्रॉल, तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका। बताइए थर्ड का आंसर। थर्ड का आंसर इज बी। थर्ड का आंसर इज बी। ओके, 4, whether the all-in cost of the debenture is within the prescribed threshold under FEMA 1999. FEMA निकालिए। Yes, because all-in cost is 6%, 11% नो हो जाएगा, तो 6.03 एंड 6%। प्रिस्क्राइब लिमिट कितनी निकालिए? फेमा, फेमा, फेमा। फोर्थ का आंसर बच्चों, आई ओपन हियर।
बताओ इसका आंसर, फेमा में ढूंढ के। ऑप्शन कौन सा आएगा ऑप्शन? नो, रचित प्रिस्क्राइब लिमिट पे कौन सा हो जाएगा, 7.5 या 10.5 डिबेंचर्स के लिए? अगर किसी ने मॉडल में निकाला के तो मुझे बता दो, तो पीपल हु विल वाचिंग इन रिकॉर्डेड सेशन को दिख जाएगी वहां पर। 7.5 है ना, 3 + 4.5 परफेक्ट है। ठीक है, सो आई मार्क दिस एज ए, 4 का ए। लास्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओ भाई आराम से पढ़ना, इसमें बहुत वो नॉट का नॉट वाला प्रॉब्लम आएगा इसमें। Raising of ECB through foreign branch of SBI Bank is not valid because the foreign branch of Indian Bank cannot subscribe to foreign currency denominated bonds. Raising of through foreign branch of SBI Bank is not valid because the foreign branch of Indian Bank cannot subscribe to the debentures, funds of which are to be used for working capital purpose. ठीक है? BSPL has appropriately hedged the foreign exchange exposures as per the provisions. ये correct है, कौन सा सही है वो निकालना है। The parent company of BSPL cannot subscribe the debentures because it is holding more than 51% in BSPL. कौन सा राइट है? ECB के प्रोविजन निकालिए। दैट्स मॉडल पॉइंट 5.46 के आसपास होगा। हाँ वो 5.40 को तो मिल गया, वो तो 0.6 पे बेंचमार्क रेट प्लस 450 बीपीएस होगा। इसका आंसर बताइए। सार्थक आपके पास क्या मटेरियल है पहले वो बताए, फिर मैं बताऊंगा। नेगेटिव लिस्ट वाला निकालो, वहां से आपको मिलेगा ये। ECB प्रोसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड वुड इंक्लूड द फॉलोइंग। पेज नंबर 5.40 या 4.1 के आसपास देखो, वहां पर मिलेगा नेगेटिव लिस्ट, वहां से आपको ये आंसर मिलेगा। आंसर बताइए इसका, फिफ्थ वाले का। फिफ्थ वाले का आंसर सी। ठीक है, आ जाओ डिस्क्रिप्टिव। सार्थक, आई विल टेक योर क्वेरी एट द एंड आफ्टर दिस क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में। आ जाओ अभी एमसीक्यू चेक कर लेते हैं, मैंने लिखे हुए यहाँ पर। आई विल राइट हियर।
डी है, बी है, फिर हमने बी लिखा है, फिर ए लिखा है, फिर सी लिखा है, ठीक है। सो डी राइट है, ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये राइट है, ये राइट है। नंबर 2 रॉन्ग है हमारा, वो ओसी वाला, खाली उसने यूसीएल को पकड़ा है, बीएसपीएल को नहीं पकड़ा है। BSPL had taken a loan from in a form of a rupee denominated bonds from Bindal Steel Power USA Limited. Though BSPL was a group entity, the loan was taken at ALP interest rate. Can someone give me justification for this? Why इसने UCL लिया, BSPL क्यों नहीं लिया? रिलेटेड पार्टी, सो व्हाट अगर रिलेटेड पार्टी, तो उसका तो कोई आईबीसी में कोई रेफरेंस नहीं रिलेटेड पार्टी का। आपने जहां जिसने आपको पैसा दिया, अच्छा परफेक्ट प्रदीप भाई, नहीं नहीं परफेक्ट प्रदीप भाई सही है। क्वेश्चन वाज नॉट ऑन एफसी, वो एफसी है प्रदीप, यू आर परफेक्ट। सीओसी के अंदर कौन आके बैठता है सर? खाली एफसी आके बैठते हैं, पर कौन से वाले एफसी जो कंप्लीटली अनरिलेटेड हो। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था? सीओसी वुड कंप्राइज ऑफ, अपन ने किस पे कॉन्सेंट्रेट किया सर? एफसी कौन होगा? अपना जो इंटरप्रिटेशन था वो क्या था? यूसीएल वाला और बीएसपीएल वाला। बट सवाल क्या पूछा इंस्टीट्यूट ने कि सीओसी में कौन बैठता है? तो अपन क्या बोलते हैं? सीओसी में वही बैठता है कि जो हम एफसी है, जो कि टोटली अनरिलेटेड है, अनरिलेटेड कंप्लीटली। क्या बात है, क्या बात है, क्योंकि यहाँ पर तो रिलेटेड एंटिटी है, तो ये सीओसी में आके नहीं बैठेगी। बहुत शानदार प्रदीप भैया, बहुत शानदार, राइट है, ठीक है। फिर उनका रेलेवेंस ही नहीं है ना, जब वोटिंग राइट नहीं होगी तो। सो इट इज एज गुड एज कि बोलो है ही नहीं हमारे सीओसी में। आप वो डायरेक्टर्स के कॉन्सेप्ट से मिक्स मत कीजिएगा। आईबीसी में अंदर किसी सीओसी में क्यों बैठाया जाता है? उनके वोटिंग देने को मिले, उनको वोट बराबर, क्योंकि उनका वोट काउंट करेगा। पर अगर वो रिलेटेड पार्टी तो सीओसी में वो बैठती नहीं ना फिर। डोंट लिंक इट विद डायरेक्टर्स वाला पॉइंट, ठीक है। आ जाइए अभी 6, whether the application to NCLT for CIRP against BSPL filed by UCL is valid, considering the fact that the arbitration proceedings are pending, as well as the loan was taken from a former company, UFL and not UCL, assuming no application to NCLT by IPPL has been filed. मतलब ओसी ने कंप्लेन नहीं किया, आपको एफसी के हिसाब से करना भी, एफसी के हिसाब से बताइए। Whether the application to NCLT for CIRP against BSPL filed by UCL is valid, जबकि लोन इसने नहीं दिया था, लोन दिया था यूएफएल ने, और साइमल्टेनियसली वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल रही है उसकी। बताइए आंसर, वैलिड या नॉट वैलिड? मेन पहले जो कंपनी ने लोन था वो यूएफएल ने दिया था, यूसीएल ने दिया, वो यूएफएल फिर मर्ज हो गया यूसीएल से। आई थिंक वैलिड होनी चाहिए। तो एफसी वाला आंसर लिखेंगे क्योंकि वो एफसी था, बराबर। इट मे बी नोटेड दैट an application filed under section 7, that's FC wala, is not barred by the ongoing arbitration proceedings. However, once an application section 7 is admitted, the other proceedings वो जो ना वो मोराट लग जाता है, सब रुक जाएगी, स्टेड हो जाती है, वो सारी चीजें थम जाएगी, तो वो आर स्टेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द मोरेटोरियम पीरियड। अब यूएफएल got merged with UCL, which is another group entity of Uniform. Hence the debt was originally due by BSL to UFL. Now because कोर्ट का ऑर्डर आ गया मर्जर का, तो वो किसके पास रहेगा? वो यूएसएल। अपन ये बोलते हैं ना कि all the proceedings will continue in the new name,
जब मर्जर हो जाता है तो पुरानी कंपनीज होती है सारी एसेट्स लायबिलिटी नई कंपनी के पास चली जाती है वहां पर, ठीक है। Hence it can be concluded that despite of the fact कि arbitration proceeding चल रही है, UCL being the FC of BSPL can apply to NCLT for initiation of CIRP, for initiation of CIRP, ठीक है। तो एप्लीकेशन वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसमें खाली ये पॉइंट आया कि कंपनी जो लोन थी वो UFL थी जिसने दिया था, फिर वो मर्ज हो गया UCL से, अब पैसा कौन मांग रहा है? UCL। सर चल जाएगा क्योंकि मर्जर में यही बोलते कि जो भी एसेट लायबिलिटी वो नई कंपनी के पास चली जाती है। तो यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट निकला आपको। अच्छा, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब बाद में जब एप्लीकेशन हो जाती है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग थम जाएगी, रुक जाएगी। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर अट्रैक्ट हो गए। 7, whether the application filed by IPPL to NCLT for initiation of CRP against BSPL is liable to be admitted or rejected। IPPL था इनका OC जिसने सामान दिया था। अब एक बार कहानी देख लेते हैं यहाँ पर। IPPL OC था, OC उसने एप्लीकेशन किया NCLT को, बोलो एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा? एप्लीकेशन वैलिड है? प्रोसीजर का अगर आप देखोगे सूट पेंडिंग है, नहीं उससे क्यों रिजेक्ट होगा? प्रदीप आपका क्या आंसर है? जे व्हाट इज योर आंसर? एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट यहाँ पर लिखा है, पर वो पूरी कहानी 10 दिन का टाइम देके वो करना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा। सो ओसी वाला आंसर लिखोगे बस 7 9 10 9 9 होगा, 9। फिर डिस्प्यूट का बताया उसने, इन द गिवन केस, सॉरी इन द गिवन केस a suit exists between BSPL and IPPL regarding the quality of, hence due to which the question of making payment is pending, this qualifies as a dispute, hence IPPL's application for initiation of CRP is liable to be rejected in the presence of a pre-existing dispute as to the debt. IPPL should rather wait for the order of competent court in whose jurisdiction the dispute has been filed। तो जो डिस्प्यूट चल रहा है पहले वो रोका जाएगा, उसके बाद तो सेक्शन 9 का आप रेफरेंस होगा, क्योंकि FC is 7, 9 is OC and 10 is अपना वो CD वाला आंसर। तो 9 का रेफरेंस होकर डिस्प्यूट दोगे, बोलोगे कि डिस्प्यूट चल रहा है, अभी तक उसका डिसीजन नहीं आया, जब तक डिसीजन नहीं आता तब तक एप्लीकेशन नहीं कर सकते। प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट है यहाँ पर, प्री एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट। परफेक्ट रचित। ठीक है, अब ECB से एक क्वेश्चन है, whether the company's BSPL raised ECB through automatic route is correct। automatic route का आंसर निकालिए मॉड्यूल में से, which you will see on page number 5.4 के आसपास, 39। अब निकाल लेते इसको, अपन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो अभी ठीक है। अब ECB के जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा, जितने भी केस स्टडीज है जहां पे ECB के क्वेश्चंस है उनको मार्क कर लेना, हिंट करते ऊपर ऐसा हम एरो मार्क करके कि वो ECB के क्वेश्चंस है, क्योंकि 90% आंसर्स मतलब क्वेश्चंस जो होंगे वो सेम आने वाले 90%। ठीक है, इसी लाइंस पे होगा, शायद अगर फिगर ऊपर नीचे कर तो कर देगा इंश्योर, बट मोटा माटी सेम ट्रेंड पे चलेगा सारी चीजें, ध्यान रखना। तो देखो, तो मैं अगर आपके पास हाथ में अभी बुक है तो क्या कीजिए आप, ये क्वेश्चन नंबर 8 को ऐसा सर्कल करके ECB कैलकुलेशन ऐसा लिख दो,
और यहाँ से पेज को थोड़ा सा फोल्ड कर दो ऊपर से, तो ध्यान रखा कि बाई चांस अगर ईसीबी का क्वेश्चन आता है तो यू आर गेटिंग इट राइट, यू आर गेटिंग इट राइट। देखो क्या बोल रहे हो, ऑल एलिजिबल बोरोवर्स कैन रेज ईसीबी अप टू 750 मिलियन और इक्विवेलेंट पर फाइनेंशियल अंडर ऑटोमेटिक रूट। फिर वो उसका इन केस ऑफ एफसीवाई डिनोमिनेटेड ईसीबी रेज फ्रॉम फॉरेन इक्विटी, अपन बोलते हैं लायबिलिटी टू इक्विटी रेशियो कितना हो जाए 7:1, कैन नॉट एक्सीड 7:1, दैट्स मैक्स। अच्छा, this ratio will not be applicable if the outstanding amount of all ECBs including the proposed one is up to $5 million or its equivalent. फिर further the borrowing entity also will govern by the guidelines on the debt equity ratio issued by any sectoral, अगर कुछ आते तो वो भी फॉलो करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या बोलता है, इक्विटी इंक्लूड्स क्या क्या सर, पेड अप कैपिटल आएगा, फ्री रिजर्व्स आएगा, इंक्लूडिंग शेयर प्रीमियम आएगा इन फॉरेन करेंसी, जो क्वेश्चन में दे रखा था। ECB liability will include all the outstanding amount of all ECBs other than rupee denominated and proposed one in the given case। कितना शेयर लेना है, 7 लाख शेयर्स ऑफ बीएसपी लिए एट 9 each, बट द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर नीड्स टू बी कंसीडर्ड 6 पर शेयर। तो 7 6 42, दैट्स 4.2 मिलियन आ गया यहाँ पर 4.2 million। Now the parent company BSPL holds 56% shares in BSPL. The shares of BSP MPL is 2.8 million. That's 5 million into 56% will give you 2.8 million. So plus 2.8, 6 और 1 7 मिलियन इक्विटी हो गई इनके पास, 7 मिलियन की इक्विटी। फिर 6% डिबेंचर्स इनके, the company issued 6% debentures of 80 million which was listed on NYSE. The parent company BSML subscribed 60% of debenture issued by BSPL. So 8 6 48, तो 48 million का debt हो गया इनका। Therefore, the outstanding amount of old loan is not included because it is denominated in rupee. The debt equity ratio is 48 million divided by 7 million, which comes up to 6.86. The ratio is less than 7:1. Therefore, automatic route is allowed to BSPL to raise ECB. ये कैलकुलेशन का एक पहला सम है अभी तक, केस नंबर 1 से लेके केस नंबर 16 तक और 15 तक, जिसमें पहले सम में कैलकुलेशन आई है। मार्क करके चलो, अपने वो डिट्टो कॉपी करनी है, डिट्टो। क्लियर है? चले आगे नेक्स्ट पे। ईसीबी की कैलकुलेशन का पहला, वो पेज खोल बाबू, पहली बार पढ़े, अलग है ना पूरा चीज, ईसीबी के कैलकुलेशंस। तेरा लाइबिलिटी 7:1 होना चाहिए, लाइबिलिटी इज टू इक्विटी 7:1। एक सेकंड, पेज नंबर बताता हूँ देखो, 5.43 देखो वहां पर लिखा हुआ है ना पूरा लिमिट एंड लेवरेज, वहां मिला देखो क्या लिखा है, ऑल एलिजिबल बोरोवर्स कैन रेज ईसीबी अप टू $750 million USD और इक्विवेलेंट पर फाइनेंशियल ईयर अंडर ऑटोमेटिक रूट। इन केस ऑफ एफसीवाई डिनोमिनेटेड ईसीबी रेज डायरेक्टली फ्रॉम इक्विटी होल्डर, ईसीबी लायबिलिटी इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए, कैन नॉट एक्सीड 7:1। देखो 7:1 निकालने का, दिस रेशियो विल नॉट बी एप्लीकेबल अगर 5 मिलियन तक का तो अगर रेज कर रहा है तो, ठीक है। तो थ्योरी वहां से लिखी, अब कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो देखो लाइबिलिटी निकालनी है, देखो इक्विटी निकालनी है। तो पहले तूने क्या निकाला, तेरे पहले निकाला अपना इक्विटी, कितनी इक्विटी है। अब क्वेश्चन में तो डायरेक्ट इक्विटी दी नहीं, अगर दी होती तो अच्छा होता। पहले उन्होंने क्या किया, बता रहा है किसने कितना होल्डिंग कर रखा है। एक कंपनी हमारी बीएसपीएल, जिसका अपन निकाले सारी चीजें। बीएसपीएल के अंदर क्या कर रखा है, बीएसएमपीएल ने, मॉरिशस वाली जो कंपनी है, उसने 7 लाख शेयर ले रखे, मार्केट वैल्यू 9 है, और फेस वैल्यू पकड़ देना अपन इक्विटी के लिए, तो कितना हो गया 7 6 6 रुपए पर शेयर, क्वेश्चन में दे रखा था आगे। तो 4.2 मिलियन मॉरिशस वाला होल्ड कर रखा है। अच्छा, द पेरेंट कंपनी होल्ड्स 56% शेयर्स इन बीएसपीएल, द शेयर्स ऑफ बीएसपीएल इन फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स के पार्ट में कितना आएगा सर, 5 मिलियन का तेरा फ्री रिजर्व्स है, तो एट द एंड जो होल्डिंग होती है वो कैसे निकालते हैं अपन, इक्विटी शेयर मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। तो 5 मिलियन का जो मेरा रिजर्व है उसका 56% निकाल, कितना आएगा देखो 2.8 मिलियन। तो इक्विटी कितनी होगी तेरे पास, 7 मिलियन की इक्विटी है, 7 मिलियन की इक्विटी। अब देखो निकालनी है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कैसे निकालेगा, जितना तूने देखो पैसा देना बनता है, कितना पैसा देना बनता है, डिबेंचर्स लोग ने ले रखे हैं 6% डिबेंचर्स लेकर रखे $80 मिलियन के, जो लिस्टेड है एनवाईएसई पे।
ठीक है। अब जो कंपनी है उसने कितना सब्सक्राइब किया, 60% सब्सक्राइब कर रखा है, बराबर। तो 8 6 48, तो 48 मिलियन का तेरा डेट है, 48 मिलियन का। तो 48 को जब तू डिवाइड करेगा 7 से, यू विल गेट 6.86। वो क्या बोलते हैं, तेरा डेट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 7:1, मतलब 1 रुपए का अगर तेरे पास पैसा है तो मैक्सिमम तो 7 रुपए की उधारी दे सकता है। तो यहाँ पर तो खाली 6.86 है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब बेसिकली कैसा होना चाहिए, 7 रुपए का तेरे पास इक्विटी है तो 49 रुपए की उधारी आराम से उठा सकता है। अच्छा, आपने क्वेश्चन में कितना है, आपने को 40 है, तो दैट 6.86। जनरल रेशियो कितना होता है, वो 7:1, कि अगर 1 रुपए है तेरे पास तो 7 रुपए की उधारी तू ले सकता है। तो पहला क्वेश्चन अभी तक 15 केस स्टडी में जहां पर अपने को डेट इक्विटी रेशियो निकालने को मिला 7:1 वाला। क्लियर। तो पहले डेट निकाली फिर इक्विटी निकाली। पेज 5.43 मॉड्यूल, ठीक है। आज ये फटाफट केस स्टडी 16 कर लेते हैं, छोटी सी ये भी, फिर अपन यूट्यूब पे जाएंगे। चलो। Mr. Prem Mehra is an Indian businessman. He is the chairman of Premium Company, which was created in July 1984 by Prem Mehra's father, Mr. D.D. Mehra. After his father's death in 2004, Mr. Prem Mehra became the chairman of the company. The company is running multiple businesses such as financing, infra, telecommunication, etc. Mr. Prem Mehra's wife, Mrs. Ashima Mehra, has 3 children. Aditya है, अखिल है, कायरा। आदित्य, अखिल, कायरा, ठीक। अमंग द आदित्य इज द एल्डेस्ट, ठीक है। कायरा इज द यंगेस्ट, अखिल बीच वाला हो गया। Prem Mehra's mother, Mrs. Anuradha, holds 10% stake in the Premium Company. Mrs. Ashima Mehra is the philanthropist and also director in Premium Company, ठीक है। डायरेक्टर है आशिमा मेहरा, उसकी बीवी का नाम है ना। अनुराधा होल्ड कर रही है 10% और आशिमा डायरेक्टर वहां पर, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस ऑफ द कंपनी वाज स्टार्टेड इन द ईयर सो एंड सो विद नेशनल वाइड सीडीएमए सर्विसेज, वो जो रिलायंस वाला है ना सीडीएमए। द कंपनी इंट्रोड्यूस्ड जीएसएम सर्विस इन 2009। द कंपनी in cooperation with the Japanese company co-branded Android smartphones in 14. On 11 March 16, Premium Company announced that it had acquired Z Phone Teleservices and agreed to pay dues of ZSTL amounting to 292 crores within next 5 years. Premium Company announced that it had acquired this company, 292 crores pay करेंगे. As a result of this, Premium Company acquired ZTSL, India subscriber and Spectrum. Premium Company 7 acquired controlling stake in Ganesha Films and after some time bought all the stakes in Ganesha Films and subsequently changed the name to company Premium Mediatek Networks. Competition actually आ सकता है यहाँ पर. To pay the existing debts and to make company more efficiently, Premium Company took bank loan from consortium of banks. The company wanted to expand its telecom business, DTH service. So this time the company approached foreign banks for the loan. Being one of the pioneer companies of India and on its credibility, all the 3 foreign banks, Global Bank of America, Exim Bank of Scotland and Chartered Bank of London, सबने loan दे दिया. The Indian lenders of the company included AVD State Bank with an exposure of 1 to 5 crore, followed by Bank of Rajasthan 1090, PNG 810, National Bank 792. ऐसा लग रहा है विजय माल्या का केस चल रहा है यार, सॉरी विजय माल्या नहीं, अनिल अंबानी का केस. Among overseas lender, Global Bank of America had an exposure of 700 crore, followed by Exim Group 430 crores, and Chartered Bank 350 crores. So सबका exposure दे दिया. All the 4 Indian banks have sanctioned the loans in year 2012 in consortium agreement. IBC share को attract हो रहा होगा. Company assured the bank to pay all the installments on time. The company as per commitment paid installments on time. ठीक है. Everything went well, but from August 20 due to heavy losses, the company defaulted in paying installments to all the banks as well as foreign banks. Okay. Due to tough competition, telecommunication market entered new giants in the market. The rates of voice calls and reduced considerably. The bank started sending reminders, but to clear all their respective dues. So IBC की बात आ गई सर यहाँ पर. The JB National Bank had a warehouse in Mumbai, which it seized in the insolvency proceedings of a PQR company. Okay. After many attempts, the bank was not able to recover the loan by selling the property at the expected market. So the bank had decided to lease the premises. IBC की कुछ बातें ट्रैक करें. Premium Company had come to know about it and approached the bank in 16 to take the premises on lease. Okay, relation बन गया. The annual rent of the premises had been fixed at 1.5 crores. As the company went loss in 17, it defaulted paying lease rent also. Okay, lease rent. तो बैंक हमारा OCB है और बैंक का ट्रांजैक्शन कर दिया तो वो सॉरी बैंक हमारा FCB और ट्रांजैक्शन कर लिया तो शायद वो सर हमारा वो OCB बन जाएगा. अभी पहले FC था, अब वो OCB बन जाएगा. Which amounted to 3 crores rupees. Due to non-payment of dues by some other companies as well as the Premium Company to JB Bank, the NPA of JB Bank rose to 65%. JB Bank has been grappling with the mounting bad loans in the last 2 years. अब कुछ रह रहा.
Premium company started real estate project across different cities of Maharashtra. Prem Mehra announced the 4 real estate project Mumbai, Nagpur, Nasik on 21st November 19. The details. ये ऐसा सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी कोई केस में आया हुआ है, अलग अलग जगह से अलग अलग रजिस्ट्रेशन चाहिए होते, तो इसका शायद कोई क्वेश्चन लिंक होकर आगे मिलेगा आपको. Premium Serene in Vashi, where the proposed project consists of 500 square meters, and the number will be 12. Nagpur, 50,000 square meters, 50,000 square meters, and apartment will be 80. Pune, 5,000 square meters, and the number of proposed apartment will be 80. Okay. And Nasik में 5,000 square meters, and apartment will be 100. तो रेरा के registration की बात आ गई यहाँ पर सारी. The company decided to the booking of all the apartments in all the project will start after 24th December 19, after obtaining all the legal permission from the authority. A board meeting was held on so and so date. The board was of the view that there is shortage of funds. Ultimately, with a unanimous decision, the budget of 2 projects was reduced. The company decided अपने आप ही reduce the number in 2 projects. Now the company will build only 80 apartments in PM in Vashi वाले में. तो वाशी वाले में only 8 apartments. पहले 12 थे, 12 से कम करके 8 कर रहे लोग. And in Nagpur, the construction will take place in 2 phases. Okay. 25 square meters will be developed with the construction of 40 flats, and in second phase 25 square meters will be developed. तो 50,000 था ना, तो पहले तो 25,000 कर रहा है, फिर बाद में 25 कर रहा है, remaining 40 flats. Okay. The required document was then sent to RERA for registration. Okay. तो रेरा की बात है. Now the company started booking the flats in all the 4 projects. As a Christmas offer, the company gave an extra 2 lakh rupees discount in each project of the flat within 6 months of starting construction work. Okay. People started booking flats in all 4 projects. The cost of the flats in all 4 started from rupees 3 crores to 7 crores. Oh. The company started with the work in all the projects in full swing after commencement of work certificate for each of the projects from the authority. Harshit Khanna. तो ये रेरा की बात आ गई, एजेंट की बात है. He's the owner of a firm called Harshit Homes. He wanted to get associated with a premium company for selling the flats of Mumbai as well as Nagpur project respectively. Harshit gave an advertisement without the company's knowledge in the newspaper for the sale of flats, along with an offer that whosoever books any flat via his firm will get extra 1% discount in the booking amount. Okay, extra discount. The company got a good response for 3 projects except the Nasik project. It got only 70% of the total booking till mid-Feb. A board meeting was held in which it decided to, due to losses in the business and being heavily in debt to the creditors, the company will sell its Nasik project to third party XYZ Infrastructure Company. नया कंपनी ने बाय किया, बाइंग वाला चीज. अच्छा, after overtaking the project XYZ Infrastructure, company made certain changes in the layouts of the project. अपने आप ही कर लिया बिना परमिशन के. वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अट्रैक्ट हुआ. Premium company tried to sell assets to various companies including its rival Teletones company to clear the debts, but the deals did not crystallize as expected. Later, the insolvency proceedings against Premium company started on a plea filed by the Japanese telecom company after the company failed to clear its dues. The COC का final meeting 25 मार्च को हुआ, but उस दिन क्या हो गया, लॉकडाउन हो गया. And the NCLT का order needs to complete the entire process by 30th March 20, and the resolution professional legal hawk needs to file the plan by 2nd April 20. तो कुछ ये लॉकडाउन से लिंक कर दो, IBC की बात है. So IBC है, रेरा है, कुछ कंपटीशन दिख रहा है. ठीक है, देखता भी क्या है. पहला क्वेश्चन. In which of the 4 real estate projects started by the company, registration of following project is not mandatory? Serene, code name, lifestyle, serenity. यहाँ देखो, कौन से का नहीं चाहिए बच्चों? Serene, code name, lifestyle, royal serenity. $500 square meters. A. वाशी वाला. So I'll write here. A. वाशी वाला. ठीक है. Next.
Mr. Harshit has himself announced that any person making booking via their agency will be given extra discount. This announcement can be deemed to be as voidable, misleading, correct, reliable. लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है, अगर हेरा नहीं भी आता होगा तो भी चल जाएगा. आंसर कीजिए इसका. 2 का आंसर क्या है? सर 2 का आंसर इज बी. 2 का आंसर इज बी. थर्ड, the company decided to construct the Nagpur project in 2 different phases due to shortage of funds. What shall be the impact of the decision on the project? Both the phases are part of one project and no separate registration is required. Okay. Separate registration of the project is required only in case it is developed by 2 different promoters. Each phase will be considered standalone project and separate registration is required. If the second phase is immediately started after completion of first phase, then no registration is required. बहुत easy concept है तो. ठीक आंसर इज सी. ईच फेज लॉजिकल है तो बार बार आता है तो रिपीटेटिव है. फोर्थ, XYZ infrastructure company after taking up the project did changes in the layouts of the project. Is it authorized to do changes to the layouts of the ongoing project? Before doing any change in the project, it has to take approval of RERA. As a new promoter, it is authorized to make changes with the permission of 2/3 allottees of the flat. They can make necessary changes and the new promoter is required to carry forward project by completing all the pending application. बहुत easy है, आमने सामने आपको आंसर दिख रहा है. डी. 4 का डी. फिफ्थ, the final meeting of COC was to be held on 25th March. Is it necessary to hold the meeting in person? Can be arranged otherwise, मतलब virtually? Since it is a final meeting, everyone needs to be present in person. Meeting in person is not necessary and can be held via video conferencing. Only resolution plan can be discussed via video conferencing. Voting needs to be done in person. With the prior permission of NCLT, resolution professional can hold the meeting via video conferencing. थोड़ा सा दिमाग लगाने इसमें. फिफ्थ का आंसर बी. फिफ्थ का आंसर इज बी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, नॉर्मल बोर्ड मीटिंग भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हैं. आइए आंसर चेक करते हैं. आई राइट हियर व्हाट यू हैव रिटन. सो इट्स ए लिखा था अपन ने, फिर बी लिखा था, फिर सी लिखा था, फिर डी लिखा है, फिर बी लिखा है. ठीक है. सो ए राइट है, बी राइट है, सी राइट है, डी राइट है और पीछे बी भी राइट है. सारे एमसीक्यूज राइट है. अच्छा, हमारे सारे एमसीक्यूज राइट है, सारे एमसीक्यूज. नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सीओसी. लॉजिकल है. All the 4 banks as a consortium gave loan to the premium companies. How they will form part of COC and how their voting shares would be determined. तो COC के कॉन्सेप्ट में जाने का IBC के अंदर क्या बोलोगे सर? All the मतलब COC में कौन बैठता है? ऐसा सारे FCs, सारे के सारे FCs वहां पर बैठेंगे. ठीक है. जो JV वाला बैंक है सर वो हमारा OCB है, तो उसका जो शेयर होगा कितना गिना जाएगा? जितना वो OC के प्रति, सॉरी FC के प्रति, जितना उसका FC के, जितने भी FCs है सारे वहां जाके बैठेंगे. जो जेवी वाला था वो एफसी भी है, वो ओसी भी है, पर ही विल सिट इन द सीओसी इन द कैपेसिटी ऑफ एफसी एंड उसका जो शेयर है उतना गिना जाएगा जो एफसी वाला है एंड सबका प्रोपोर्शनेट शेयर होगा, सबका अपना अपना प्रोपोर्शनेट शेयर, जितना लोगों ने लोन दे रखा है. बराबर. तो 6 का आंसर देखो अभी. तो थियोरी लिखी वो लोग ने पूरी, फिर वो आ गया वो ओसीएफसी वाला कॉन्सेप्ट वाला अट्रैक्ट हो गया यहाँ पर. फिर जेवी, National Bank has no right to club both the debts and claim it as a financial aid.
as the bank would be considered as a FC only to the extent of financial debts owed by it. तो जो अपन ने बोला financial पैसों वाली बातों के पे उसको पकड़ा जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर भी बोला on the basis of their each of the Indian bank would form part of the COC and the voting shares would be determined on the basis of the financial debts owed to them by the premium company, ठीक है, जितना भी उनका financial debts है। अभी उसी को मैंने पहले आंसर बता दिया, जेवी नेशनल बैंक इज एफसी एज वेल एज ओसी ऑफ द प्रीमियम कंपनी कैन जेवी बैंक कैन क्लब बोथ द डेट्स, नो इट कैन नॉट क्लेम, एंड वो अलग अलग चलेगा, जितना उसका एफसी है मतलब फाइनेंशियल डेट है उसको उतना पकड़ा जाएगा सीओसी के लिए। तो ये दोनों आंसर अपन कर चुका ऑलरेडी। तो वोटिंग शेयर इजी वाला कॉन्सेप्ट एकदम अट्रैक्ट होता है। कॉम्पिटिशन अट्रैक्ट हो गया, सामने दिख ही रहा था वो। तो व्हाट प्रोसीजर डू अ प्रीमियम कंपनी एंड जी needs to follow to get approval from CCI, assuming that the acquisition of still by will result into combination, and in case the commission is suspicious about the merger of both the companies, then what measures will CCI to take to investigate before issuing the approval order? So investigation का आंसर आपके मॉड्यूल में दे रखा है। ये जो 7 का जो ए वाला आंसर ये थोड़ा सा अलग होगा, तो ये प्रोसीजर है। अगर वो कॉम्बिनेशन होता है तो क्या होता है, एनी पर्सन एंटरप्राइज शैल गिव अ नोटिस टू द सीसीआई in a prescribed form along with the prescribed fees, ठीक है। एंड देन विद इन 30 डेज वो क्या करेगा, चेक करेगा कि वो कॉम्बिनेशन में आ रहा है कि नहीं। तो वो जो पूरा प्रोसीजर है इनका वो आपको लिखने का है। एग्जीक्यूशन ऑफ एनी एग्रीमेंट और अदर डॉक्यूमेंट फॉर एक्विजिशन रेफर्ड इन सेक्शन 5, ठीक है। एंड until 210 days have been passed from the date on which the notice has been given to CCI has passed the order under section 31 which is तो सेम कॉपी करना आपको। ये प्रोसीजर दे रखा है कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर कि जब वो कॉम्बिनेशन होता है उससे पहले क्या कंडीशन पूरी करनी है, वो ये है। देन कमीशन इज सस्पेक्टेड अबाउट द मर्जर, तो सेक्शन 29 पूरा का पूरा थ्योरी सेक्शन 29 में आपको मिलेगा। मॉड्यूल पेज नंबर में आपको बताया तो अभी पेज नंबर 1.42 में मिलेगा प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। मॉड्यूल पेज नंबर 1.42 1.43 पूरा सेम वो आंसर है पूरा। स्टेप 1 2 3 4 5 6 दे रखे, वो कॉपी करना है पूरा। हो गया आंसर, खत्म। इजी केस स्टडी थी। तो 15 16 में से 15 में अपने को जो ईसीबी की जो कैलकुलेशन मिली ना 7:1 वाली डेट इक्विटी, वो नहीं मिली है, बाकी सब सेम है, बाकी सब तो मैनेजेबल अभी भी। कैसा लगा बच्चों? नीरज मई 23, अरे बाबू तब तक क्या लॉ होगा मुझे भी नहीं पता ना। अभी FRSFM पढ़ो, मई 23 में मतलब 1.5-2 साल बाद कौन सा लॉ होगा मुझे भी नहीं पता। अभी तो मई 22 और नवंबर 22 की बातें चल रही। नवंबर 22 को भी हम मना करते कि नहीं पढ़ना चाहिए लॉ, क्योंकि कितना चेंज लाएगी सरकार पता नहीं ना। सरकार छोड़ ICI को चेंज ला देगी। तो अभी आप पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट खत्म करो। मई का बैच होता है जनरली दिवाली के बाद, नवंबर दिसंबर, क्योंकि तब तक क्लैरिटी आ जाती है कि क्या लॉ है क्या अमेंडमेंट्स है। क्योंकि मई 23 का जो कट ऑफ होगा वो होगा 30 अक्टूबर 2022, तब टेंटेटिव पता चलेगा, ठीक है। तब आके अटेंड करना। चलो, तो 2 केस मैंने यहाँ पर करा दिए। अभी हम लोग यूट्यूब पे जा रहे हैं एग्जैक्ट 11 बजे, मतलब 5 मिनट ऊपर नीचे हो जाएगा, अभी सब सेटअप करेंगे पूरा। 11 बजे अपन यूट्यूब पे मिल रहे हैं, और 2 केस स्टडीज हो जाएगी, 2 या 3 करा दूंगा आपको। ओके गाइस, बाय बाय गाइस, टेक केयर। 16 हो गई हमारे। शाम को 5 बजे भी फिर क्लास है जहां पर हम लोग और 2 दिन केस स्टडी करेंगे। लेट्स मीट ऑन यूट्यूब। 5 बजे वाली यूट्यूब पे क्लास है। बाय गाइस। टू अनलॉक फ्री क्लासेस यूज द कोड अभी SC एंड डिस्काउंट के लिए बेटा ABHSC अभी SC, ठीक है।